वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा जी, बीटीसी को अभी मैं देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पहले इसका किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि जी बीटीसी का बताएं, तो उस वक्त बीटीसी आई थिंक इधर पे कहीं था, 88 या 90 के आसपास। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई बीटीसी जो है ये मेरा जब तक टीपी नहीं देगा 74 वाला तब तक इंशाल्लाह ये बाय नहीं जाएगा, ये गिरेगा। सो अभी मेरा टीपी करीब है, काफी ज्यादा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है ये। इंशाल्लाह जब ये टीपी हिट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे इस लेवल पे इंड्यूसमेंट के बाद या तो एंट्री लेंगे या इस लेवल पे। तो ये दो अच्छे लेवल्स हैं एंट्री के लिए। सो देखते हैं मार्केट किस तरह से हमें यहाँ पे सेटअप देती है। और अगर मेरा ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरे पास जो एक अच्छा लेवल है लिक्विडिटी का डेली के हिसाब से, वो ये वाला है 49,000 का। क्योंकि मैं बीटीसी को लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस छोटी मोटी स्कैल्प करूं और निकल जाऊं बीटीसी से। छोटी स्कैल्प करनी होती तो बहुत सारे ऑप्शन इसने दिए हमें ट्रेड के। लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम में आप बीटीसी को देखते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि बिटकॉइन में इस वक्त जो है वो वॉल्यूम नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, वॉल्यूम आता है जब मार्केट इस तरह मूव करती है ना, एक ट्रेंड बनाती है ये। जब ये मार्केट टॉप पर गई थी इस जगह के ऊपर ना, तो ये जब इसने हरकत की, ये वाली, और मार्केट फिर थोड़ा सा बस आई और फिर ये गिर गई। तो मुझे इसी से ही समझ आ गया था कि अब मार्केट में कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है। बट चूंकि हमारी लिक्विडिटी जो है वो ऊपर थी, तो इस लेवल से भी मैंने बाय करवाया था 1,04,05,000 के आसपास जब ये लो लगा था। तो तब हमने ये टीपी उठाया और जब ये ऑल टाइम हाई लगा तो फिर यहाँ पर जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने सेल किया और काफी सारे भाइयों को भी सेल करवाया। और उसका मकसद यही था कि अब जब मार्केट ने ये मोमेंटम यहां से शुरू किया है पूरा, ये इधर पे खत्म हुआ। ठीक है, तो जब ये गिरेगा तो ये मोमेंटम वापस भी तो इधर ही आके रुकेगा ना भाई। अब मार्केट ने इसको टच नहीं किया। टच करने से पहले ही जो है ना मार्केट क्या कर रही है जी, हवा में से जो है ना ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर रही है। अब इसमें बड़े सारे लोगों का एनालिसिस था कि जी बीटीसी तो जी बहुत ऊपर जाएगा। एक हमारे भाई हैं, वो 1-to-1 सेशन लेते हैं। तो कुछ दिन पहले उनसे मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर, लाहौर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा है कि जी बीटीसी जो है ना वो 1,25,000 26,000 तक जाएगा। उस वक्त बीटीसी यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था 93 94 पे। तो मैंने कहा साजिद भाई देखते हैं। साजिद साहब उनका नाम है। मैंने कहा देखे, मैं अभी जितना भी कहूँ चीखूं कुछ भी करूं उसका कोई मतलब नहीं है। टाइम को डिसाइड करने दे, टाइम बताएगा कि मार्केट क्या करती है। अब मैं जो चीज देख रहा हूं मैं तो डेली के हिसाब से निकाल के बैठा हूं। ठीक है, मेरे डेली के हिसाब से ये सारे लेवल्स निकले हुए हैं, मुझे पता है मार्केट क्या कर रही है। अब 1 घंटे में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में अगर कोई मार्केट एक बाई की कैंडल बनाती है तो भाई वो मार्केट का ट्रेंड थोड़ी शिफ्ट करती है। वो तो एक रिट्रेसमेंट होती है, वो तो छोटा सा पुल बैक है। ये जो आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपके पास ऐसी क्या चीज है, तो भाई मेरे पास है कुछ नहीं। मैं सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस कर लेता हूं तो उससे एक पिक्चर क्लियर हो जाती है मुझे। मुझे समझ आ जाता है कि हाँ यार, मार्केट ने इस तरह ही करना है जैसा मैं सोच रहा हूँ। अब एक मजे की एक चीज मैं आज आपको पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ। वैसे आज क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन है, अभी क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। चूंकि बैच 11 में हमारे भाई जो है वो बड़े शाये हैं, वो ज्यादा सवाल करते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि बीटीसी की एक हाइप है, जाहिर बात है हर बंदा बीटीसी बीटीसी करता है। अब ये अगर आप नोटिस करें तो ये जो ट्रेड है, मैंने आप सबको दो मॉडल पढ़ाए हैं एंट्री के। पहला मॉडल है लिक्विडिटी स्वीप का, दूसरा मॉडल है हमारा इंड्यूसमेंट का। अब ये मेरे हिसाब से एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक हो गया। लेकिन ये ऊपर कहां तक जाना था, इसने, इसमें तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि इसको ब्रेक कर देती। ये रास्ते में से वापस पलट गई।
अब जब ये अगेन यहां पर आई है तो क्यों आई है भाई, ये इंड्यूसमेंट लेने आई है ना। अब यहां पे ये क्या इसने किया ड्रामा, सिर्फ इसने नंबर वन, जितने लोगों ने यहां से बाय की, ट्रेड्स ली हुई थी ऑलरेडी, मार्केट ने उनके ब्रेक इवन हिट किए होंगे यकीनन। क्योंकि लोगों को बीमारी है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले ही जो है ना वो ट्रेड को ब्रेक इवन लगा देते हैं। ये हमने, मैं कभी नहीं करता जब तक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्केट नहीं ब्रेक करती, तब तक मैं ट्रेड को ब्रेक इवन नहीं करता। हाँ, मैं उसमें से 50%, 30%, 20% वो पैसे बुक करता हूं जो मेरा एसएल है, और उससे थोड़े से ज्यादा। मसलन फर्ज करें जी मेरा $200 का एसएल है। अब मैं $200 क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है ना, इसमें एसएल छोटा तो नहीं बनेगा, एसएल तो बड़ा ही बनेगा अगर आपने लंबे अरसे तक बड़ी वेव जो है वो एंजॉय करनी है। अब कोई बोलता है जी मुझे $20,000 की मूव चाहिए, उसके लिए एसएल तो फिर बड़ा थोड़ा सा करना पड़ता है ना, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो लेट से मेरा $200 का एसएल है, मार्केट ने मुझे 1,01,000 से में भी मैंने बाई किया, मार्केट इधर आ गई 1,10,000 से, 10,000 के ऊपर $9,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं ये देख रहा हूं कि यार मार्केट ने तो लिक्विडिटी को ब्रेक ही नहीं किया, ये भी छोड़ दी, और ये वाली लिक्विडिटी भी छोड़ दी। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर देखेंगे लाइन ड्रॉ करके तो आपको समझ आएगा कि भाई ये लिक्विडिटी तो मार्केट ने नहीं ग्रैब की, इसमें इतनी ताकत नहीं थी, ये भी नहीं की, वापस आ गई। वापस आने का मकसद क्या है, ये यहां से लिक्विडिटी उठा के फिर ऊपर जाएगी। तो अगर मैंने यहां से बाय किया होता तो मैं क्या करता भाई, मैं यहां पर अपनी पूरी ट्रेड को ना बंद करता ना ब्रेक इवन करता, मैं इतना पैसा उसमें से बुक करता जितना मेरा एसएल है, अगर मैंने यहां से बाय किया होता। लेकिन ये तो मेरा एंट्री मॉडल है ही नहीं, लिहाजा मैंने तो यहां से एंट्री नहीं ली। ठीक है, अच्छा मैंने एंट्री ली यहां से। अब इस जगह पर आके मार्केट ने जब अगेन ये ड्रामा किया, ठीक है, ये वाला ड्रामा, ये दोबारा ड्रामे कर रही थी जब मैंने यहां से बाय उठाई इस जगह से। तो जब ये यहां से बाय गया तो मैंने अपना जो मेरा एसएल था ना, उससे बस 1-2% ज्यादा मैंने इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया, ट्रेड ब्रेक इवन नहीं की। कि भाई ठीक है वापस आ जा, एसएल कर दे, कोई मसला नहीं, मेरा तो लॉस होना नहीं है ना, मैंने तो वो लॉस रिकवर कर लिया है, पहले ही मेरे पास पैसे आ गए जो मार्केट ने लेने। मैं ब्रेक इवन करता हूं उस वक्त जब मार्केट एक प्रॉपर मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अब मेरा स्ट्रक्चर कहां पे ब्रेक हो रहा है, वो तो यहां पे ब्रेक हो रहा है ना। यहां पर मुझे एक ऐसी कैंडल दिखती है जिसने इस स्ट्रक्चर को उड़ा के रख दिया। जब ये ब्रेक होगा ना, अब मैं यहां पर सोचूंगा कि हाँ यार अब मैं इसको ब्रेक इवन कर देता हूं, कि अब मार्केट वापस नहीं आएगी इतनी जल्दी। अगर ये गिरेगी भी तो मैक्सिमम इसी स्ट्रक्चर लेवल के आसपास आएगी और फिर ऊपर चली जाती है ये। ठीक है, अब ये चूंकि डेली टाइम फ्रेम है तो आपको समझ आ रहा है कि भाई ये तो बहुत लंबे अरसे का गेम है। तो भाई ट्रेडिंग में पैसा वही बनाएगा, प्रॉफिट उसी का होगा जिसके पास होल्डिंग पावर है। अब मेरी जो ट्रेड है सरकार वो इधर से है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जी मैंने 10-12 हजार डॉलर की मूव जो है ना वो मिस की थी बीटीसी में। वो कौन सी मूव थी भाई, वो ये वाली मूव थी। ये मेरा एक लिक्विडिटी लेवल था, मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट गिरी, ये लिक्विडिटी बना के ऊपर चली गई, वापस आई, सिर्फ स्वीप करके ऊपर जा रही है। तो मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जो लिक्विडिटी स्वीप का मॉडल है मैं उसमें काम नहीं करता। देख ले मूव, $12,000 की मूव थी, मैंने नहीं की। हालांकि मैं देख रहा हूं मार्केट बाय जा रही है, मुझे पता है बाय जा सकती है, मुझे प्रॉफिट भी दे सकती है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको लेने में। क्यों नहीं है जी, मेरे सेटअप के ऊपर नहीं बनी, मेरे रूल्स के ऊपर मैच नहीं कर रही, तो मैं क्यों ट्रेड करूं भाई, आखिरी ट्रेड थोड़ी है, दोबारा मिल जाएगी इंशाल्लाह, नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है, किसी और पेयर में मिल जाएगी। तो जब आप में ये पेशेंस आएगा ना, ये सब्र आ जाएगा। और ये आता पता कब है, जब आप जानते हो कि आपको काम आता है। मिसाल के तौर पे इमेजिन करो, एक स्किल्ड बंदा है, एक मैकेनिक है कार का, उसको पता है कि मैं काम जानता हूं, मुझे काम आता है,
तो मेरे भाई उसको ये परवाह नहीं होती कि मुझे सेठ नौकरी से निकाल देगा। वो जानता है मुझे काम आता है भाई, मैं कहीं रोड पे अगर छोटा सा छपरा भी लगा के बैठ जाऊंगा ना तो मैं वहां से भी पैसे कमा लूंगा इंशाल्लाह, मुझे काम आता है। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो फोमो खत्म हो जाएगा। फोमो उसमें होता है जिसको काम नहीं आता। ट्रेड नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं बना तो क्या होगा। भाई प्रॉफिट कैसे नहीं बनेगा, हमें काम आता है ना। बात खत्म, प्रॉफिट बनना है इंशाल्लाह, जरूर बनना है। तो दोबारा जब सरकार मार्केट मेरे लेवल पर आती है, सेम तरीके से उसने इंड्यूसमेंट बनाई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, सारे रूल्स उसने पूरे कर दिए। अब मैंने बाय किया। एक बात, दूसरी बात जो बताने का मकसद है, ब्रेक इवन कब करना होता है। ये नहीं है कि बस मेरी ट्रेड ऊपर चली गई मैंने ब्रेक इवन कर दिया वापस आगे हिट कर दिया। ऐसे नहीं होता ब्रेक इवन। ब्रेक इवन होगा जब मार्केट ये गिर रही थी तो एक प्रॉपर इसने वैलिड स्विंग बनाया ना, वो ये वाला स्विंग है, फिर गिरी है ना। तो जब ये वैलिड स्विंग ब्रेक हो गया, लगाओ ब्रेक इवन पे, छोड़ दो ट्रेड को, अब आप भूल जाओ भले। अब मार्केट आपको तंग नहीं करेगी। और ये फार्मूला डेली में ही सिर्फ नहीं है, आप H1 में लगा लो। H1 में आपने एंट्री ली। ब्रेक इवन आपने कब करना है, जब आपके किसी स्ट्रक्चर लेवल को मार्केट ब्रेक कर दिया, यानी पिछला एक स्विंग था अच्छा उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अब उससे ऊपर चली गई, अब है ब्रेक इवन। अगर उसके करीब ट्रेड हो रही है, डर लग रहा है, उतना पैसा मार्केट में से उस ट्रेड में से बुक कर लो जितना एसएल है, या उससे 1-2% ज्यादा कर लो। मसलन मेरा $10 का एसएल है जी, मैंने जी $12 बुक कर लिए, ठीक है, मुझे $2 तो मिल रहा है ना, मेरा जा तो कुछ नहीं रहा। अगर डर लग रहा है तो तब ब्रेक इवन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, लाइक यहां पे ये स्ट्रक्चर को स्विंग को उड़ा के रख दिया मार्केट ने, ठीक है, अब आपको पता है यार अब ये वापस नहीं आने वाली, अब ये मेरा ब्रेक इवन का हुआ जी 95 पे, एंट्री का ली है इस जगह 74 पे, ठीक है, 74 अराउंड के, मतलब 74 समथिंग पे मैंने एंट्री ली, और ब्रेक इवन यहां पे किया है 95 पे। ब्रेक इवन के अब छोड़ दिया, अब पता है मार्केट ने तंग नहीं करना। तो इस फार्मूले को अगर आप अपनाएंगे, जो कई लोग कहते हैं ना जी हम ब्रेक इवन करते हैं जी हमारा ब्रेक इवन हिट होता है, हमारा तो नहीं करती भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है नहीं होता ब्रेक इवन हिट। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी ना, तब वो निकलती है, तब वो भागती है ऊपर यार, तब वो रुकती नहीं है। अब रात का जो क्रैश आया, बीटीसी में भी आया, गोल्ड में भी आया, गोल्ड में तो छलांगे मारी ना मार्केट ने, तबाही कर दी। मैंने बार बार ये बात कही कि यार जिसने टॉप से सेल पकड़ा हुआ है वो मजे में, कमा तो वो रहा है। जो बीच में आ रहा है, चाहे वो बाय कर रहा है चाहे वो सेल कर रहा है, वो मर रहा है बेचारा। मार्केट 100-100 डॉलर की जंपे मार रही है बाय में, और स्लिपेज दे रही है बीच में, कोई एसएलटीपी का वो ख्याल नहीं करती, उड़ा के रख देगी। अभी सुबह मैंने पढ़ा एक आर्टिकल, $1.7 ट्रिलियन अभी तक रिपोर्ट हो चुका है कि मार्केट से वाइप आउट हुआ है कल। गोल्ड का, सिर्फ सिल्वर की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ना बीटीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आर्टिकल है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे खुद पर्सनली पता है कि लोग तबाह हुए हैं, कल बड़ा लॉस हुआ है। इवन काफी तो ऐसी खबरें भी आई हैं कि लोगों ने सुसाइड की है भाई कल, जिनका सब कुछ दांव पे था और तबाह हो गया। और कल ऐसे लोग भी थे जो बन गए, बड़ा पैसा बनाया उन्होंने मोटा। प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ढेर लगे हुए हैं। तो वजह यह है, कमाया किसने और गवाया किसने, फर्क सिंपल है। जो काम जानता है वो कमा लेगा, जो काम नहीं जानता वो उसने तबाही होना है भाई। उसके पास $1 हो, उसके पास 1 लाख हो, उसके पास 1 मिलियन हो, उसके पास 1 खरब शरब जो भी हो, वो सारा पैसा जो आज इसके पास है वो इसका नहीं है। अगर वो ट्रेडिंग में आ गया, वो पैसा मार्केट का है, वो ले लेगी। और अगर काम जानता है, अब भी फर्क नहीं पड़ता, उसके पास $1 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, इतना भी हो, 1000 हो, कमा लेगा उससे इंशाल्लाह। सो मार्केट कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, सर कामयाब वो होता है, कमाता वो है जिसको काम आता है। जिसको काम नहीं आता वो कैसे करेगा?
ठीक है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, गाड़ियां दिखा के, बंगले दिखा के। वो बेवकूफ बना सकता है। काम उसको आता है, काम जिसको आता है कमाएगा वो बस। ठीक है, तो अब ये जो क्रैश था, अब तो कोई भी कह सकता है जी मार्केट देखें जी क्रैश हो रही है जी, ये रीजन है जी, वो रीजन। अरे भाई ये तो बात आप अभी बोल रहे हैं ना, ये तो बात आप अब बोल रहे हैं। मैं तो आपको पिछले साल के मेरे ख्याल दिसंबर से या नवंबर से बता रहा हूं कि भाई मेरा टीपी जो है वो 74,000 है, ये हिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मार्केट 1,12,000 पे थी, ये इस जगह पे कहीं थी 1,10,12,000 पे। मैं तो तब से कह रहा हूं भाई मेरा टीपी 74,000 है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्या लॉजिक थी मेरे पास भाई? लिक्विडिटी, बस। कोई न्यूज नहीं है मेरे पास, ये लिक्विडिटी पड़ी थी। मुझे पता है मार्केट इसको ग्रैब करेगी। ये इसने ब्रेक कर दी, चलो। पहले ये मेरा टीपी था भाई, 98,000। ये ब्रेक हुआ, मैंने कहा ले ये खत्म, अब ये इसकी मंजिल है, आखिरी टारगेट ये इधर आएगी। ठीक है, तो ये होना है इंशाल्लाह। आज नहीं होगा, महीने में होगा, 10 दिन में होगा, टीपी ये मिलना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और बाय भी हम उस वक्त करेंगे। नहीं अगर मिलता है, भले ऊपर जाए, हमारा ब्रेक इवन हिट कर दे, क्योंकि मैं तो बहुत सारा पैसा उसमें से निकाल चुका हूं। जो ट्रेड ऊपर से सेल की पकड़ी है भाई, हम उसमें से पार्शली पैसा निकालते रहे। अगर हिट अप करेगी भी तो उससे हमारा क्या, हमें क्या लॉस पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो ये डिसिप्लिन अगर आप में है तो सरकार, मार्केट तैयार है आपको पैसा देने के लिए। और अगर नहीं है, अगर आप में जल्दबाजी है जी बस ट्रेड कर ले जी, पता नहीं क्या होगा, अरे भाई ट्रेड इधर ही है, मार्केट किधर नहीं जाएगी। आप अपनी फिक्र करें, मार्केट आपको रहने नहीं देगी इधर। मार्केट तो रहेगी, मार्केट तो कल भी है, परसों भी है, आपके पैदा होने से पहले से है। जो मैं जुमला अक्सर कहता हूं, जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है कि बिलाल साहब, मार्केट हमारे पैदा होने से पहले से थी और हमारे मरने के बाद भी रहेगी। इस दुनिया में जब हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं ना होगा, ना हमारा ना हमारे बच्चों का, उनकी जब नस्लें होंगी, ये मार्केट तब भी रहेगी भाई। फिर आप फोमो क्यों आते हो? आपको फोमो क्यों है? फोमो इसलिए बिकॉज आपको काम नहीं आता, बस। जिस दिन ये बात आप एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन आप तैयार होंगे सीखने के लिए। क्योंकि जिस बंदे को ये पता है कि मुझे नहीं आता, तभी वो सीखेगा ना। लेकिन अगर वो ये मान के बैठा कि यार मुझे तो सब आता है। बड़े सारे लोग जब मेरे पास पढ़ने आते हैं ना, तो उनका जब अगर तो उनका एटीट्यूड ये होता है कि जी हमें सब आता है, मैं कहता हूँ जो सब आता है मेरे पास क्या लेने आए हो? तो आप एक्सेप्ट करें आपको नहीं आता। अगर आता नहीं है तो सीखें। अब ये आप देखें यहां पे कि मैं लिक्विडिटी स्वीप के मॉडल पे क्यों नहीं काम कर रहा हूं। अगर फर्ज करें, जैसे ज्यादातर लोग विक्स के एंड को मार्क नहीं करते, इधर से मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये कौन सा मॉडल है एंट्री का? ये मार्केट कैसे बाय जा रही थी? लिक्विडिटी स्वीप करके। स्वीप करके जा रही थी, मैंने तो ये स्ट्रेटेजी बना दी है कि भाई जब मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं करती, स्वीप करके भागती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, सेल मार दो, बात खत्म। सिंपल चीज है, कोई न्यूज व्यूज हमने नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। कई सारे लोग इंडिया के जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, और भी दूसरे मुल्कों के, पाकिस्तान के भी कुछ हैं, दुबई के भी, वो कहते हैं जी चार्ट कुछ नहीं बताता आपको। मैं कहता हूं जी बिल्कुल नहीं बताता। आप 10 लोगों को बिठाएं स्क्रीन पे, सेम चार्ट दें, अलग अलग कमरे में बिठा दें, उनसे कहें जी एनालाइज करके दें, 10 के 10 अलग चीजें निकालेंगे। वजह यह है कि जो चार्ट है वो हर किसी के थिंकिंग पैटर्न के ऊपर उसको चीजें दिखाता है, उसके अपने माइंडसेट के हिसाब से उसको चीजें दिखाता है। हर बंदे का एक अपना मेथड है एनालिसिस का। मेरा मेथड बहुत सिंपल है, वो लिक्विडिटी के ऊपर है। बस मुझे पता है लिक्विडिटी ये ग्रैब कर ली है, अगली कहां पड़ी है, बात खत्म। जहां पड़ी है वहां तक जाएगी मार्केट। अब ये जब यहां से हमने सेल किया, तो टीपी ये था, ये वाला पॉइंट। ये क्या प्राइस निकल के आ रही है जी? 98,000। कहां पे टीपी का सोच रहे हैं? इधर पे। ठीक है, इस जगह। इसको मैं हटाता हूँ जी,
1,23,24,000 से हमने सेल पकड़ी हुई है। $26,000 की मूव को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी, मार्केट क्रैश होगी। किस बेस पे? हमारे पास क्या लॉजिक थी? सिर्फ लिक्विडिटी। पता था कि भाई ये बहुत सारे इक्वल लोज हैं, मार्केट इनको छोड़ेगी नहीं, इससे नीचे गिरेगी, तो ये स्टॉप बन सकता है, बस। और जब ये ब्रेक हो गया, तो अब जो अगला हमने लेवल जो प्रेडिक्ट किया हुआ है वो कौन सा था जी, कितना नीचे? ये आप देखें यहां से, ये लेवल है जी, ये कितना नीचे है जी, ये अगेन 24,000, 23-24,000 हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है जी, मार्केट गिरनी है। इसके बीच में 2 से 3 दफा कई लोगों ने मुझे कहा सर मार्केट तो बाय चली जाएगी। मैं कहता हूं भाई जा रही है तो जाने दो। इसको टच करने से पहले $17,000 मार्केट ऊपर गई। मैंने इस 17,000 की मूव से कोई फायदा नहीं उठाया। क्यों? मैंने बाय नहीं किया। मैं यहां से सेल में बैठा हूं। बाय लूंगा इस लेवल के ऊपर इंड्यूसमेंट आए, मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिले, फिर देखो ये कैसा पंप होता है इंशाल्लाह बीटीसी। उससे पहले मैं नहीं समझता बीटीसी जाएगा वो। अगर आप नोटिस करें तो इस वेव में तो स्ट्रक्चर भी बहुत दफा बाय हुआ है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ने 2 दफा मेरा ख्याल मुझे नजर आ रहा है इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक किया है। बाय क्यों नहीं गई फिर मार्केट? ट्रेंड क्यों नहीं शिफ्ट किया? भाई पैसा नहीं था। एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। बस ये मैंने अपने उस्तादों से सीखा है कि मार्केट को चलने के लिए पैसा चाहिए। पैसा किधर से आएगा जब यहां से सब बाय कर रहे हैं? सबको पता है बीटीसी बाय जाएगा, ठीक है, स्मार्ट मनी ने भी बाय करना है, तो बाय होगा कैसे? गोल्ड में क्रैश नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था जी? गोल्ड में बायर ही नहीं थे, सारे सेलर थे। मार्केट ने 4 घंटे में 350, $300 की मूव चला दी बाय की। हर बंदे को लगा जी गोल्ड 10,000। मुझे पर्सनली लोगों ने कॉल कर करके, मैंने कल भी रात की क्लास में बताया कि 15-20 लोगों ने मुझे फोन किया जी, मेरे पास अपना 50 लाख पड़े, को कहते जी 20 लाख पड़े, हम क्या गोल्ड में डाल दें, पैसे इन्वेस्ट कर दें? हमारे पास प्लाट पड़ा है जी, बेच के गोल्ड ले लें। मैंने कहा भाई ये गिरेगा, सब्र करें, क्रैश आता है। मार्केट का पैटर्न ही यही है भाई, मार्केट बाय भी जाएगी, सेल भी आएगी। प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट बाय जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि इसने सेल आना है, और जब सेल जाती है तो लोग भूल जाते हैं इसने बाय भी जाना है। बस ये प्रॉब्लम है। और लोग चूंकि काम जानते नहीं है, लालच बहुत ज्यादा है, पैसा सबको बनाना है, तो उनका प्रॉब्लम सिंपल ये है, काम तो नहीं आता। जब कोई चीज महंगी हो रही होती ना, तब उनका इंटरेस्ट आ जाता है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे स्टॉक मार्केट में एक जुमला हम कहते हैं सबको कि भाई सस्ता किसी को नहीं चाहिए और महंगा सबको चाहिए। तो बस ये चीजें हैं सरकार, इनका आप ध्यान रखें। और अगर अभी भी किसी को लगता है कि मेरे पास कोई स्पेशल चीज है जिसकी वजह से मैं जो है ये एनालिसिस कर लेता हूं कि जी कई अभी जिस तरह कुछ दिन पहले मौसम भाई कह रहे थे कि भाई आपने कैंडल बनाई बड़ी, और एग्जैक्ट अगले दिन वही वैसी ही कैंडल बन गई, तो वो कैसे हो गया? भाई मेरे पास कोई प्रॉपर कोई जवाब नहीं है इसका, ये होता कैसे? भाई ये तो अल्लाह का करम है बस। यहाँ पे मैं बिल्कुल साइलेंट हो सकता हूँ ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है हो कैसे रहा है, ये सिर्फ ये सब अल्लाह का करम है। और अल्लाह के करम के बाद ये मेरे उस्तादों का, उन उस्तादों की मेहनत है जिन्होंने मुझे ये चीजें पढ़ाई हैं, मुझे सिखाई हैं। मैं ऊपर से अल्लाह के पास से तो नहीं सीख के आया ना, दुनिया में सीखा मैंने। बस मेरे टीचर्स अच्छे थे, उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, लाखों लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग होंगे, लाखों नहीं भी होंगे तो, जो मेरे लिए दुआएं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि मुझे लालच नहीं है किसी से भी। मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं कहा कि यार तुमने इतना प्रॉफिट बनाया, मेरा इसमें हिस्सा दो। ठीक है, कई लोग मुझे बोलते हैं, अभी हमारे एक भाई हैं आसिफ भाई, यूके से, अभी उन्होंने परसों आई थिंक उनकी फ्लाइट थी, वो आ रहे थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया कि बिलाल भाई कोई चीज आप बताएं, बस मैं आपके लिए भेजता हूँ। मैंने कहा भाई दुआएं चाहिए। सब कुछ अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र है, हर जरूरत की चीज अल्लाह ने दी है। जो चीजें जरूरत की नहीं थी अल्लाह ने वो भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि अपने काम पे फोकस करें। कुछ लोगों का एक और भी चीज यहां पे साइकोलॉजी के हवाले से बताऊं, आप 100 लोगों से पूछो कि आपको पैसे क्यों चाहिए,
तो वो ना सिर्फ आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बताएंगे जी, मैंने घर खरीदना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने जी पढ़ाई करनी है जी, मैंने इसलिए पैसे कमाने हैं बस। इसका मतलब है कि जब ये चीजें इनके पास आ जाएंगी तो शायद ये मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे, मेरा कोई मुझसे ये कोई सवाल पूछे कि भाई आप क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं कहूंगा जी मुझे मजा आता है काम करके, मुझे मेरे काम को मैं एंजॉय करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जब मैं अपना काम करता हूं, मुझे काम करके अच्छा लगता है। मुझे चीजें खरीदना पसंद नहीं है ज्यादा, मुझे सादा जिंदगी पसंद है, लेकिन मुझे काम करना पसंद है। मैं आज भी वही इंसान हूं जो सुबह उठता है 4 बजे, 4:30 बजे मेरी सुबह हो जाती है। हालांकि मैं चाहूं मैं 2 बजे तक सोता रहूं दोपहर के, कोई नहीं बोलेगा कि जी आप उठें। क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, मैं किसी भी अपने एक टीचर को हायर कर लूं कि भाई ये सारी क्लासेस हैं तुम चलाते रहो, कोई मसला नहीं, मुझे मैं उसको सैलरी देता रहूं। मेरे बड़े सारे काम इसी तरह मैनेज हो रहे हैं, उसके मैनेजर्स हैं, बंदे हैं, वो करते हैं सारा, मुझे जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब का काम है, यूट्यूब का चैनल है, मैं कई दफा बताता, मुझे यूट्यूब के वाई का पता नहीं, तो हमारे समी भाई हैं वो इसको सारा मैनेज करते हैं, हमारा डिस्कॉर्ड वो देखते हैं। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, मुझे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, मुझे अपने नॉलेज को शेयर करना अच्छा लगता है, बस इस वजह से मैं पढ़ाता खुद हूँ। वरना ये काम भी बड़े सारे लोग हैं करने के लिए रेडी हैं, किसी को भी पैसे दूं वो पढ़ा लेगा इंशाल्लाह। इवन मेरे कई स्टूडेंट्स अब अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। उनसे मैं कहूँ जी आप पढ़ा लें, एक सेशन तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, बांट दूं, कोई मसला नहीं है, और वो बड़ी खुशी से भी करने को तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, इतना मुझे यकीन है उनके ऊपर और अल्लाह के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि फिर मैं तो बेकार हो गया ना। तो आपका जो फोकस है वो मटेरियलिस्टिक चीजों से हटके काम पे होना चाहिए, कि भाई आपने काम करना है, जिंदगी में काम है, जब तक जिंदा हो काम करते रहो भाई, और सीखते रहो, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो। एक चंद दिन पहले ना मैंने एक स्टेटस मुझे मिला, वो मैंने लगाया भी था व्हाट्सएप पे। जब हम छोटे थे ना तो वो कार्टून एक आते थे बे ब्लेड्स के, उसमें वो ब्लेड्स होते थे, वो घूमते थे ना, तो वो जब किसी चीज से टकराते थे तो उसमें से स्पार्क भी निकलता था, चिंगारियां भी निकलती थी। तो वो कोई लड़का था, उसने वीडियो बनाई कि एक उसने बंद पहले रख दिया बे ब्लेड, और 3 4 चला के उसके आसपास छोड़ दिए। तो जब वो टकराए ना तो उनके टकराने से जो बंद था ना वो भी चलना शुरू हो गया। तो सरकार हासिल ये है इससे, छोटी सी कहानी से, कि आपका माहौल बताता है आपका फ्यूचर क्या होना है। अगर आप कामचोर हैं, ठीक है, काम नहीं भी करते, तब भी अगर आपके लोग अच्छे हैं आसपास के तो आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं और आपके आसपास जो लोग हैं वो सारे आलसी हैं, वो सुस्त हैं, वो काम करके खुश नहीं है, वो काम को एक बोझ समझते हैं, गुलामी समझते हैं, तो वो फिर मुश्किल है। अच्छा जी, हमारे भाई हैं शहजाद, उन्होंने कहा जी आप पर अल्लाह का करम है, उसकी वजह बता। भाई मैं तो कोई वजह नहीं बता सकता, बस एक छोटा सा काम है कि वो ये है कि मैं जब किसी को कोई खुशी मिलती है ना, मसलन किसी को कोई चीज मिलती है, अचीवमेंट होती है, या कोई मेरा दोस्त गाड़ी ले ले, या अल्लाह ने उसको कोई नेमत दी आसान लफ्जों में, तो मैं जब सुनता हूं ना कोई मुझे बताता है कि सर या भाई ये हमने लिया है, मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैंने खरीदा, और दिल ही खुशी होती है बस। मैं किसी की चीज देख के कभी जेलस होता नहीं, शायद ये नेकी हो, अगर आप समझें तो, बस और कोई वजह नहीं। और जितना हो सके देखें, एक वक्त ऐसा आता है, जैसे शुरू में जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, जब आपकी लाइफ शुरू होती है, कमाना शुरू करते हो, तो उस वक्त तो ये होता है ना, देखो इंसान ने सिर्फ अपने लिए करना है। फिर एक टाइम आता है आप अपनी फैमिली के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए। फिर एक वक्त ऐसा अल्लाह दे देता है आप पे कि आप इन सब चीजों से बेनियाज हो जाते हो। आपको, आपके पास इतना होता है कि आपको पता है यार कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा चलेगा।
उस वक्त फिर आपने किसके लिए करना है? फिर आपको जवाब कुरान देता है कि भाई आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करो। इस क्लास में बड़े सारे ऐसे भाई हैं जो खुद भी ये जानते हैं कि मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए पढ़ाने के, और जिस तरह का रिस्पॉन्स डे वन पे उनको मिलता था, मेरी आज भी कोशिश है कि अगर किसी भाई ने मुझसे सवाल पूछा है और मैं अवेलेबल हूं, तो एज सून एज पॉसिबल उसको आंसर कर दूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, किसी को आप इज्जत देते हो, तो आप उसको इंतजार नहीं कराते। ऐसा मेरा मानना है, मेरा बिलीव है, हो सकता है मैं गलत हूं। और जिसकी आप इज्जत नहीं करते, जिसको आप बेइज्जत करना चाहते हो, आप उसको आंसर लेट करते हो। बस ये मेरा एक फार्मूला है छोटा सा। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे व्हाट्सएप पे जो जो मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उनको मैं एज सून एज पॉसिबल आंसर कर दूं, अगर मैं अवेलेबल हूं। हाँ, अगर कहीं बिजी हो गया, कोई काम में फंस गया। अब मैसेजेस बाज दफा इतने सारे होते हैं व्हाट्सएप पे। अब एक बंदा है जी, उसने मुझे मैसेज किया कल, सर मैंने 7 दिन से मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा यार मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे याद भी नहीं कहाँ है मैसेज तुम्हारा। तो मिला, तो उसने जब खुद देखा तो वो 180वें नंबर पे उसका मैसेज पड़ा है। मैंने कहा यार अब मैं कितना चार्ट को स्क्रॉल करूंगा, वो जो ऊपर वाले मुझे नजर आ रहे हैं, जो मेरे एक्सेस में है, तो मैं उनका आंसर कर देता हूँ। अगर मैंने आंसर नहीं किया, यार आप मुझे रिमाइंडर दे दो, एक दोबारा मैसेज कर दो। ठीक है। सो बस ये एक फार्मूला है छोटा सा, बस आप आसान लफ्जों में ये है कि पहले अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपने माँ बाप के लिए करें, भाइयों के जिनके लिए भी जो आपसे जुड़े रिश्ते हैं, पहले उनको देखें। उसके बाद फिर ऐसे लोगों के लिए काम करें जिनसे आपको ना कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं हो। उनके लिए जो आप करेंगे ना सर, फिर अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत दे देगा इंशाल्लाह, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी किसी की बात के ऊपर रिएक्ट ना करें ज्यादा, जल्दी तो ना करें, मतलब नहीं करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर करना भी तो फौरन ना करें। आपको कोई बोल रहा है आप ऐसे हो, आप वैसे हो, बोलो भाई ठीक है, आपको जैसा लग रहा है हम वैसे ही होंगे। क्योंकि इंसान जब किसी को देखता है ना, तो वो अपने, मतलब हमारे बड़े ये कहते थे कि वो एक आईना देख रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना, वो चोर है खुद, उसको सारी दुनिया चोर लगेगी। जैसे वो साइकोलॉजी में हमें पढ़ाते थे कि अगर आपकी आंखों पे लाल चश्मा लगा देना, सारी दुनिया आपको लाल दिखेगी, लेकिन रियलिटी में तो लाल नहीं है ना। सो नॉर्मली इंसान जैसा खुद होता है उसको सब वैसे लगते हैं, जो अच्छा है उसको सारी दुनिया में लोग अच्छे ही लगेंगे। बेशक उसके साथ स्कैम हो, उसके साथ फ्रॉड हो। मेरे मेरे साथ इस आदत की वजह से बड़े सारे लोगों ने स्कैम किए हैं। क्योंकि मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पे, मुझे लगता है कि यार ये भी अच्छा ही होगा, ये भी ईमानदारी होगा। कई नहीं भी होते, तो वो नुकसान देते हैं। लेकिन वो नुकसान कितना दे सकते हैं? अल्लाह की जात तो बड़ी बेनियाज है। आपको अगर एक बंदा चीट करता है, आप बिलीव करें, आप उसको कुदरत भी रखते हो, आप ताकत भी रखते हो उससे बदला लेने की, आप फिर भी छोड़ दो उसको, जवाब नहीं दो, रिस्पॉन्ड नहीं करो, हंस के टाल दो, यार ठीक है कोई बात नहीं। फिर अल्लाह का एक ऐसा सिस्टम एक्टिवेट होगा आपके लिए, आप मिट्टी में हाथ डालो, अल्लाह सोना बना देगा इंशाल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूं, मेरे एक रिलेटिव हैं जिनके स्कूल में मैं पढ़ा हूं, वो मुझे अक्सर कहते हैं, बोले तुम्हें आता जाता कुछ नहीं, तुम्हें बस दुआ है। मैं कहता हूँ बिल्कुल है भाई, मैं तो मानता हूं मुझे कुछ नहीं आता। मुझे सिर्फ ने बस ये हमारे भाइयों की, बहनों की, दोस्तों की दुआएं हैं जो मैं चल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी इसी तरह अपनी आदत बनाओ, और कोशिश ये करो ऐसे लोगों में बैठो जो अच्छे हो, जो पॉजिटिव हो। क्योंकि आपकी गैदरिंग्स जो है ना सरकार, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, ये मेरा मानना है। एक आदमी अगर फारिग टाइम पे गलत लोगों में बैठता है, तो बेशक वो गलत काम अभी नहीं करता, लेकिन इन फ्यूचर वो करना शुरू कर देता है। और दूसरा आदमी अच्छे लोगों में बैठता है, बेशक वो अभी अच्छा ना हो, लेकिन अगर वो बैठता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसका भी दिल नरम कर देता है, वो भी बेहतर हो जाता है। ठीक है। सो ये बस फार्मूला है, सिंपल सा।
अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा। शुरू में आपको बेशक परेशानी हो, यार एक बंदा हमें बुरा भला बोल रहा है, एक बंदा हमें कुछ भी कह रहा है, हम कोई रिस्पॉन्ड ही ना करें, कुछ भी ना करें, भाई नहीं करना, छोड़ दें उसको। अभी कुछ दिन पहले एक किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ी प्यारी बात थी कि जो गरीब आदमी होता है ना, वो गरीब इसलिए है कि उसकी हर चीज सस्ती है, और अमीर आदमी इसलिए अमीर है कि उसकी हर चीज महंगी है। अब एक आम बंदे को मैं बताऊं तो वो कहेगा यार इसमें क्या लर्निंग लेसन है, ये तो सबको पता है गरीब आदमी की चीजें सस्ती है, अमीर की महंगी है। मैंने कहा नहीं, उसमें ये लिखा था पूरा जुमला कि जो अमीर आदमी ना उसका मूड बड़ा महंगा होता है, और गरीब आदमी जो है ना उसका मूड बड़ा सस्ता होता है। तो महंगी चीज जो है ना सरकार, वो खराब आसानी से नहीं होती, सस्ती चीज जल्दी खराब हो जाती है। आप 10,000 वाला मोबाइल लो, वो जल्दी खराब हो जाएगा। आप 10 लाख वाला ले लो, शायद वो देर से हो। 10,000 वाले से तो देर से होगा, ये तो गारंटी है। तो गरीब आदमी गरीब इसलिए है कि उसका मूड बड़ा सस्ता है, छोटी सी बात से खराब हो जाता है। अमीर आदमी अमीर इसलिए है कि उसमें पेशेंस है, उसमें सब्र है। वो याद रखें, अगर एक डब्बे में सिक्के हो ना और दूसरे में नोट हो, आवाज सिक्के ही करेंगे, ठीक है, नोट की आवाज नहीं होती। तो आपने अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को ना महंगा करना है कि यार एक आम से बंदे की बात से तो हम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये इसकी इसका वो लेवल नहीं है कि हमारा मूड खराब करे, ये अभी इतना महंगा नहीं है, ये सस्ता आदमी है। हाँ, अगर मैं देखूं कि भाई एक कोई अरबपति आदमी है, वो कुछ करे, तो शायद फिर मेरा मूड उसके ऊपर रिएक्ट करे, क्योंकि वो महंगा आदमी है ना। अब जो महंगा आदमी होता है ना, उसके पास इतना फालतू टाइम ही नहीं होगा कि वो मेरे जैसे एक आम से बंदे के ऊपर मेहनत करे, क्योंकि वो महंगा बना ही इसलिए है कि वो फोकस अपने काम पे करता है, वरना वो भी सस्ता होता। तो आप लाइफ में जब भी सस्ते लोगों से मिलेंगे ना, उनका काम ही यही है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ये क्यों किया। उसकी जिंदगी यहीं से शुरू है, इधर ही खत्म है। महंगे आदमियों से मिलोगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको मौका दे कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो वाकई सक्सेसफुल है, ठीक है। तो जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये आज इस जगह पे अगर है, इस मकाम पे है, तो क्यों है। ये इसीलिए है कि ये सिर्फ अपने काम से काम रखता है, ये फोकस है, ये कंसिस्टेंट है, इसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ से, और वो उस पर काम करता रहता है, उसको आसपास की चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। सो आई होप आप आज की क्लास से बोर नहीं हुए होंगे, आपने कुछ सीखा होगा। सो इंशाल्लाह शाम की क्लास में मुलाकात होगी, और तब हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, क्योंकि इस क्लास में ज़्यादातर कोई लेता नहीं सवाल, तो मैंने इसलिए थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात की। ठीक है जी, तो शाम की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।